मैं आपको फिर से आपके ध्रुव किताब से अन्याय के खिलाफ चैप्टर नंबर 13 पढ़ाऊंगी। इसमें हमने अब तक पढ़ा कि किस तरह कोया आदिवासी जो कि अपना जीवन शांति से व्यतीत कर रहे थे, उस शांति को भंग करते हुए ब्रिटिश शासक के कुछ अधिकारी वहां जाते हैं और जाकर उनके ऊपर अपना हक जमाते हैं और हक जमाकर उन लोगों को बेगार का काम करवाते हैं। बेगार का काम अर्थात बिना पैसा देकर काम करवाना। उस ब्रिटिश अधिकारी जो कि उस गांव का तहसीलदार था, वह तहसीलदार वेस्टियन नाम से जो तहसीलदार था, उसने जाकर लोगों को धमकाया, डराया कि यदि तुम लोगों ने सड़क निर्माण का कार्य में अपना योगदान नहीं दिया, अर्थात सड़क निर्माण में आपने मजदूरी नहीं की, आपके द्वारा सड़क नहीं बनाई गई, तो मैं आप लोगों को किसी भी तरह से आप लोगों के खिलाफ अत्याचार करूंगा। इस तरह से लोगों को डरा धमका कर, क्योंकि यह अंग्रेजों का राज था, लोग डर गए। कारण अकेले रहते थे, आसपास कोई था, आदिवासी थे, इसलिए उसकी बात को ना मानते हुए भी उन लोगों को बात माननी पड़ी। मन ही मन में घुटन पैदा होती थी, अपमान महसूस होता था, लेकिन सारे अपमान के घूंट को पीकर अपना जो सारा दिन जो खेती बाड़ी में दिया करते थे, वो सारा दिन सड़क निर्माण में लगा देते। उन्हीं दिनों उस आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासियों के बीच में एक साधु आकर रहने लगे, जिनका नाम था श्रीराम राजू, अल्लूरी श्रीराम राजू। अल्लूरी श्रीराम राजू के बारे में बताया गया, उन्होंने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी और 18 वर्ष की आयु में साधु बन गए और अपने घर को छोड़ दिया। अब वे जंगलों में रहते थे, जंगलों में अनेकानेक जंगलों में घूमने के कारण भारत की स्थिति से परिचित थे कि भारत इस समय कैसी स्थिति से गुजर रहा है, पराधीनता के समय में भारत कैसी स्थिति से गुजर रहा है, इस चीज से वाकिफ थे। और उस साधु के स्वभाव से जो कोया आदिवासी थे वो सब हिल मिल गए, क्योंकि साधु का स्वभाव और कोया आदिवासियों का स्वभाव एक जैसा होने से प्रेम के साथ रहने लगे। अब कोया आदिवासियों के मन में जो घुटन थी, जो गुस्सा था, उस गुस्से को जाकर अपने दुख दर्द के रूप में साधु को बताते थे और साधु श्रीराम उनसे एक ही बात कहते थे, तुम लोग अन्याय क्यों सहते हो, उस काम को मत करो, यदि वो अत्याचार है तो उसे मत करो, उसके खिलाफ बोलो। लोगों को हिम्मत नहीं आ रही थी, लेकिन बार बार श्रीराम अल्लाह के कहने से, राजू के कहने से ये लोग, इन लोगों के अंदर हिम्मत आने लगी। तब श्रीराम ने बताया, राजू ने बताया कि तुम ही अकेले ऐसे नहीं हो जो शोषण के शिकार हो और तुम लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हो, तुम्हारे जैसे अनेकों लोग इस भारत के अंदर है जिस पर अंग्रेजों का शासन है और अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया है, उनके खिलाफ बोलना शुरू किया है, तो तुम लोग भी बोलो। इन सब में सबसे बड़े नेता के रूप में महात्मा गांधी उभर रहे हैं और महात्मा गांधी का कहना है, यदि हम अपने ऊपर अत्याचार सहेंगे तो यह उनकी मदद करना होगा, अर्थात हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार को सहन न करते हुए उसका जवाब देना चाहिए, चाहे शांति से अहिंसा के साथ हो चाहे हिंसा के साथ हो। लेकिन बापू ने तो हिंसा का सहारा नहीं लिया, हमारे अनेक फ्रीडम फाइटर ने हिंसा का सहारा लिया और इस तरह से बापू के द्वारा कहे गए वचनों को जब साधु ने अपनी जबान से लोगों को बताया तो लोगों के अंदर उत्साह जागृत हो गया और वे हिम्मती बन गए। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, आप अपने चैप्टर निकाल लीजिए। यह सब सुनकर कोया आदिवासियों का दिल मजबूत हुआ। फिर क्या था, विद्रोह की ऐसी आग भड़की कि अंग्रेजों के होश उड़ गए। भोले भाले आदिवासियों के मन में भरा सारा अपमान, दुख और क्रोध फूट के निकल पड़ा।
भद्राचलम से पर्वतीपुरम तक पूरे इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कूद पड़े। अंग्रेज सरकार के ऐसे छक्के छूटे कि आसपास के राज्यों से सेनाएं बुलानी पड़ी, पर अंग्रेजों की इतनी भारी सेना भी 2 साल तक विद्रोह को न रोक सकी। जैसे ही महात्मा गांधी के बारे में श्रीराम राजू के द्वारा कोया आदिवासी के लोगों ने सुना, उनके दिल मजबूत हो गए। दिल मजबूत हो जाने का मतलब है बहुत ज्यादा हिम्मत आ जाना। जब आप अकेले खड़े हैं, आपको कोई मुश्किलें परेशानी जिंदगी में और आप अकेले खड़े हैं और उस समय आपके संबल के रूप में आपको सहारा देने के लिए आपके परिवार के या अन्य कोई आपको सहारा देता है, तो उस वक्त आपके अंदर हिम्मत आ जाती है। तो ठीक वैसे ही साधु के द्वारा कहने पर ये जो आदिवासी थे, कोया आदिवासी अकेले थे, इनको हिम्मत नहीं आ रही थी, डरे हुए थे, सहमे हुए थे और ब्रिटिश लोगों के हिसाब से काम कर रहे थे। अब इन लोगों के मन बहुत मजबूत बन गए। फिर क्या था, जैसे ही उनका दिल मजबूत बना, हिम्मत आई, तो सारे के सारे लोगों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का मतलब होता है आंदोलन कर देना। विद्रोह का मतलब होता है जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है उसके खिलाफ लड़ाई करना, युद्ध चालू कर देना। विद्रोह कर दिया और विद्रोह की ऐसी आग भड़की कि अंग्रेजों के होश हो गए। पूरे इलाके में, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कोया आदिवासियों में, उस समय पूरे इलाके में जहां देखो वहां विद्रोह की ऐसी आग भड़की कि अंग्रेजों के होश उड़े। होश उड़ना मतलब समझ नहीं आती सब क्या हो गया, अचंभित रह गए। होश उड़ना माना बहुत आश्चर्यचकित, मुंह खुला रह जाना, होश उड़ जाना, पैर के नीचे की जमीन खिसक जाना, ये सब एक ही अर्थ देने वाले मुहावरे हैं। तो जैसे ही विद्रोह की आग भड़की मतलब जैसे चिंगारी लगाई साधु ने, श्रीराम राजू ने क्या, उनके हृदय में जो आग जल रही थी, इकट्ठी हो रही थी, उसको एक तिली जलाई, चिंगारी दी। जैसे चिंगारी लोगों के अंदर की जो आग थी बाहर निकली तो बहुत बड़ा विप्लव हुआ, बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। इतना बड़ा विद्रोह, आप देखो जब आग जलती है ना, थोड़ी सी होती है, लेकिन आग रूप बदलते हुए बड़ी से बड़ी होती जाती है, भयानक होती जाती है। देखा है ना आप लोगों ने, उसको बोलते हैं भड़कना। कोई अगर को गुस्सा होता है तो तू भड़कता क्यों है मेरे ऊपर? भड़कना मतलब किसी चीज को बहुत तेजी से करना, बहुत तेजी से कोई काम का हो जाना। तो इस तरह से वह आग, किसकी आग? विद्रोह की आग ऐसी भड़की कि जो अंग्रेज थे उनके होश उड़ गए। वो आश्चर्यचकित रहे, क्या करें समझ नहीं आ रहा है। भोले भाले आदिवासियों के मन में भरा सारा अपमान, दुख, क्रोध फूट के निकल गया। ऐसा ही नहीं था कि कोया आदिवासियों के अलावा भी जितने आदिवासियों के दल वहां जंगल में आसपास रहते थे, उन सारे आदिवासियों के मन में जो क्रोध था, किसके प्रति? ब्रिटिश शासन के प्रति। जो गुस्सा था, क्रोध था, अपमान, वो लोग अपमान करते थे, मारते थे, डंडों से, कोड़े से मारते थे, लातों से मारते थे, उससे वो अपमानित थे, दुखी थे, उनके अंदर गुस्सा था कि मौका मिल जाएगा तो हम इन ब्रिटिश लोगों को खत्म कर देंगे। तो वो सारी चीजें मिलकर फूट पड़ना मतलब किसी चीज, जैसे घड़े में पानी भरा, लेकिन घड़े का पानी आपने इतने प्रेशर से भरा, इतने प्रेशर, पहले आपने स्लोली डाला भरता गया, फिर आपने इतने तेज प्रेशर से भरा कि वो फट गया, टूट गया। तो टूट गया तो सारा पानी फैल गया। तो ऐसे ही मनुष्य के हृदय में यदि आप उसको अपमानित करते तो उसके अपमान की मन में गांठ रह जाती है, अपमान को याद रखता है और दुख पाता है। तो दुख पाते पाते वो सारा अपमान गुस्से में तब्दील होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो अपमान फूट कर बाहर निकलता है बोली के द्वारा। फिर हम अनाप शनाप गाली गलौज करते ना। तो इसी तरह से उनके अंदर ब्रिटिश के खिलाफ जो अपमान था, ब्रिटिश के खिलाफ जो उनको दुख था, क्रोध था, वो सब फूटकर बाहर निकल पड़ा। भद्राचलम से पर्वतीपुरम तक पूरे इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कूद पड़े। इतनी बड़ी
होकर एक साथ ब्रिटिश लोगों के खिलाफ लड़ाई में कूद पड़े। सरकार, अंग्रेजी सरकार के ऐसे छक्के छोटे के आसपास के राज्यों से सेना बुलाने। जब किसी कोई आपको आपके ऊपर अन्याय करता है और आप उस अन्याय के खिलाफ बोलने लगते हैं तो वो भागता है। छक्के छोड़ जाना मतलब होश नहीं रहे। छक्के छोड़ना मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, हाथ पैर ढीले पड़ गए, समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो ऐसे ही अंग्रेज जो सरकार थी, अंग्रेजी का जो शासन था, वो अंग्रेजी राज समझ में नहीं आ रहा क्या करें, सारे लोग तो सब विद्रोही हो गए। तो ऐसे में उनको कंट्रोल करने के लिए जो आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में जो सेना थी अंग्रेजों की, वो कम पड़ गई। तो आसपास के राज्यों से और सैनिकों को बुलाया गया, कारण जिससे कि ये जो स्वतंत्रता का आंदोलन है इसको दबाया जा सके, इसका दमन किया जा सके। इतनी भारी सेना भी 2 साल तक विद्रोह को दबा न सके। इतनी भारी सेना, कितनी भारी, आंध्र प्रदेश के ऊपर ही नहीं, अनेक राज्यों से भी जो सेना बुलाई गई, वो सेना की, अब सेना देखो एक वचन होता है ना, लेकिन आता कैसे काम है, बहुवचन के रूप में काम आता है। मैंने आपको वचन पढ़ाया। तो इस तरह से वो पूरी सेना भी, इतने सारे लोग भी उस विद्रोह को 2 साल तक कंट्रोल नहीं कर सके। अर्थात 2 साल तक लोगों ने अंग्रेजों को खदेड़े रखा, अंग्रेजों को भगाया। जब सक्रिय पगडंडियों से सेना की टुकड़ी गुजर रही होती तो जंगलों में छिपे आदिवासी भारतीय सिपाहियों के को गुजर जाने देते, और जैसे ही अंग्रेज सार्जेंट या कमांडर नजर आते तो उन पर अचूक निशाना लगाते। आदिवासियों के विद्रोह से अंग्रेज सरकार इतना डरने लगी कि राजू के दल को आता देखकर थाम से पुलिस भाग जाती। श्रीराम राजू ने आदिवासियों से कह रखा था, अंग्रेजों से लड़ो, कहीं भारतीय सैनिक का बाल भी बाका ना होने पाए। अंग्रेजी की सेना में बहुत से भारतीय सिपाही थे। राजू के आदेश का शक्ति से पालन, जब वह पहाड़ों से कूच करता, मानो उन्हें किसी का भय न हो, आदिवासी लोग पुलिस चौकी सेना पर हमला कर देते और अस्त्र शस्त्र लूटकर भाग जाते। अब कैसे आंदोलन हो रहा था, आंदोलन की रूपरेखा बताई गई है। जब सक्रिय पगडंडियों से सेना की टुकड़ी गुजर रही होती, टुकड़ी मतलब होता है दल, समूह, तो जब उन अंग्रेजी सेना की टुकड़ी उन सक्रिय पगडंडी, देखो जंगल होता है तो बहुत बड़े बड़े सड़क तो होती नहीं है, पगडंडी होती है, पग याना होता है पैरों से, छोटे छोटे सक्रिय तंग नैरो रास्ते होते हैं, उन्हीं से जंगलों में जाया जाता है, ठीक है ना। तो लोगों के आने जाने से वो रास्ता अपने आप बन जाता है, जो घास फूस और खरपतवार होती है वो दब जाती है, जल जाती है, पैरों से कुचल जाती है, तो इस तरह से रास्ता बनता है। आप लोगों ने देखा ना, आप लोग गाँव में नहीं जाते हैं तो मेन सड़क तो है ही, लेकिन हमें शॉर्टकट लेना तो लोग अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं गलियों में से निकलते ना, तो वो छोटी छोटी गलियां सक्रिय गलियां होती हैं, उनमें तो गाड़ियां नहीं जा सकती, लेकिन बिना गाड़ियों के भी लोग वहां से निकलते। तो इस तरह इसको बोलते हैं पगडंडी, पैरों से जहां पर चला जाए, जहां पर गाड़ियों का प्रवेश निषेध होता है, चलती नहीं है, साइकिल वगैरह चली तो बात नहीं। तो ऐसे ही जंगल में चूंकि सड़क नहीं थी, तो सड़क नहीं होने के कारण जंगल के अंदर जाने के लिए या जंगल से दूसरी जगह क्रॉस करने के लिए पगडंडियों पर सैनिक जाते थे। कौन के सैनिक? ब्रिटिश सेना के सैनिक। तो क्या करते थे, जो आदिवासी जंगलों में छिपे रहते थे, वे क्या करते थे, भारतीय सैनिक जो होते थे उनको तो जानते थे, भारतीय सैनिक पर तो कभी हाथ नहीं उठाते थे, लेकिन जो ब्रिटिश सैनिक साथ में होते थे उनको अचूक निशाना साधकर मार देते थे। अचूक निशाना मतलब होता है जो जिसका निशाना कभी चूके नहीं, खाली नहीं जाए। मैंने आपको चूक करके दिया था ना, ऐसे में क्या दिया था, चूक मतलब होता है आप किसी चीज से चूके नहीं, आप मेरा निशाना चूक गया अर्थात गलत जगह पर लग गया। अचूक जो निशाना गलत जगह पर लगे ही नहीं, समझना। अचूक यानी सटीक, बिल्कुल सीधा जाकर जहां चाहे वही निशाना लगे, उसको बोलते हैं अचूक निशाना। तो इस तरह से उस सक्रिय पगडंडी पर जब ब्रिटिश सेना एक जगह से दूसरी जगह जाती थी तो श्री राम राजू ने यह आदेश दे रखा था कि भारतीय सैनिकों पर कोई हाथ नहीं उठाएगा, कारण भारत, हम सब भारतीय भाई बहन हैं,
वो हमारे भाई हैं। अभी वो सैनिक में सेना में भर्ती हो गए, कोई तो उनके पास रीजन रहा होगा, हम उनको नहीं मानेंगे, वो हमारा खून है, हमारी भारतीयता उनके साथ जुड़ी है। लेकिन जो अंग्रेज हैं, जो हमारे शत्रु हैं, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह से जो भी सैनिक में भारतीय लोग होते थे उनको जाने देते थे, और अंग्रेजी सेना के जो कमांडर होते थे, सार्जेंट होते थे, जो सैनिक प्रमुख होते थे, उन सबके ऊपर निशाना लगाते थे और मार देते थे। तो इस तरह से आदिवासियों के विद्रोह से अंग्रेजी सेना इतनी डर गई कि जैसे ही श्री राम राजू की सेना को आता हुआ देखते, अर्थात आदिवासी, राम राजू किसका नेता था? आदिवासियों का। तो जैसे आदिवासियों को आते हुए देखते कि भाई ये श्री राम राजू की सेना है, तो ये लोग क्या करते थे? किसी थाने पर अटैक कर देते थे, तो ब्रिटिश लोगों को मार देते थे। नहीं तो ब्रिटिश जैसे ही देखते थे भाग जाते थे, और वहां से जो अस्त्र शस्त्र बारूद मिलते थे, जो बंदूक तलवार मिलते थे, उनको उठाकर लाते थे, जिससे कि उनको लड़ाई करने में हेल्प मिल सके। तो इस तरह से आदिवासियों को सख्त हिदायत दे रखी थी, हिदायत मतलब होता है आदेश देना, सख्त हिदायत दे रखी थी कि भारतीय सैनिकों का बाल भी बांका न होना। बाल भी बांका नहीं हो पाना, आपके शरीर में रोग नहीं, इसको बोलते हैं बाल। एक बाल भी बांका नहीं होना, टूटना नहीं चाहिए भारतीय सैनिकों का, बाल भी बांका ना होना, अर्थात बिल्कुल 1% की भी क्षति नहीं देना, नुकसान नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह से भारतीय सैनिकों का बाल भी बांका ना हो पाए, इस बात को ध्यान रखते हुए अंग्रेजी कमांडर और सार्जेंट को निशाना बनाते थे। और जब वो पहाड़ों से कूच करते थे, जाते थे, इधर से उधर जाते थे, तो उन्हें कोई डर नहीं होता था, कारण उन्हें पता है कि अब उनका विद्रोह ऊपर की ओर जा रहा है, अर्थात उन लोगों से अंग्रेज डरते हैं। समझ में आया आपको? अब हम कुछ शब्दार्थ हमको लिखेंगे, लिखिए। जहां मैंने कल आपको लिखा है उसके आगे आप कंटिन्यू करना, मैं 1 2 3 के साथ लिखूंगी। दिल मजबूत होना, हिम्मत आना, दिल मजबूत होना, दिल मजबूत होना मतलब हिम्मत आना, उनके अंदर हिम्मत आ गई। भोला जाने को बोलते हैं। फिर लिखो टुकड़ी, टुकड़ी का मतलब होता है दल या समूह, ठीक है। टुकड़ी, टुकड़ी लिखो दल या समूह को भी टुकड़ी बोलते हैं। सैनिकों का दल, सैनिकों का समूह। अचूक, अचूक मतलब होता है सटीक, ठीक जगह पर लग जाना, सटीक या खाली में जाने वाला, खाली ना जाने वाला, अचूक। सख्ती से आदेश दे रखा था, सख्ती, सख्ती मतलब होता है कड़ाई, कठोरता, कठोरता से, कठोर रूप से, ठीक है। इस तरह से श्री राम राजू ने अपने सैनिकों को, जो आदिवासी थे, उनको आदेश दे रखा था, कठोर आदेश दे रखा था कि भारतीय सैनिकों का बाल भी बांका ना हो पाए और अंग्रेज हमसे बचे नहीं, कारण भारतीय सेना हमारे खुद की है, इसलिए भारत के प्रेमी है, इसलिए हम भारतीयों को नहीं मारेंगे। राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए गुप्तचरों का जाल फैला रखा था। अंग्रेजी सेना के आने जाने के संदेश ऐसे पहुंचाए जाते कि किसी को कानो कान खबर ना हो। यह सब देखकर अंग्रेजों ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली। अब इनके विद्रोह के तैयारियों के बारे में बताया जा रहा है कि जो श्री राम राजू हैं, उन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था कर रखी थी, जो गुप्त संदेश
गुप्त संदेश मतलब सीक्रेट बात को लेकर आते थे। तो एक दल एक आदिवासी के इलाके से दूसरे आदिवासी इलाके में जाते थे तो गुप्त संदेश लाते थे। तो गुप्त संदेश क्या होते थे कि अंग्रेजों का आना जाना कहां से होने वाला है। ऐसे गुप्त संदेशों को जब एक जगह से दूसरी जगह पर जो गुप्त संदेश रहता है उसको बोलते हैं गुप्तचर। मतलब चलने वाला, गुप्त यानी गुप्त मतलब इंपॉर्टेंट चीजों को इधर से उधर ले जाने का, ठीक है, छुपाई हुई चीजों को गुप्त मतलब छुपा कर ले जाना, जिनको हम उद्घाटित नहीं करें, दिखा नहीं पाए। तो ऐसे गुप्तचरों का जाल चारों तरफ बिछा रहता था। जाल बिछा मतलब चारों तरफ में उसने गुप्तचर चला रखे थे। वो गुप्तचर आकर श्री राम राजू को बताते थे कि अभी अंग्रेज सेना कहां से जाने वाली है। उनके जाने पर ये जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे आदिवासी, ये जंगलों में छुपकर उनके ऊपर सटीक निशाना लगाते थे और इस तरह से जो अंग्रेज सेना थी उनको नुकसान होता था। और इसकी खबर गुप्तचर क्या संदेश लेकर आया है, इसकी खबर किसी को भी नहीं लगती थी श्री राम के अलावा। दो गुप्तचर यदि एक दूसरे से मिल जाते थे तो उनको पता भी नहीं होता था कि वो गुप्तचर है। तो इस तरह से गुप्तचरों का जाल बिछाया हुआ था और किसी को कानों कान खबर न होना, इस कान की बात इस कान तक भी नहीं पहुंचना, अर्थात कोई भी किसी के बारे में नहीं जानता। जंगलों और पहाड़ों में राजू के लिए फुर्ती से छिपते फिरते। ऐसे इलाकों में हथियारों से लदी अंग्रेजों की भारी भरकम सेना अपने आप को कमजोर महसूस करने लगती थी। राजू के लोगों को गांव-गांव का सहारा था। गांव के लोग विद्रोहियों को शरण देते, लाख कोशिश करने और अंग्रेज उनकी खबर नहीं लगा पाते। फिर अंग्रेजों को एक तरकीब सूझी। उन्होंने सोचा कि आदिवासियों को लड़ाई में तो हरा नहीं पाएंगे, अब इन्हें भूखे घुलकर ही मारना पड़ेगा। अंदर जंगल के गांव से राशन लाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। किसी को भी सामान का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना मुश्किल हो गया। लोगों की बंदूकों के कारतूस खत्म हो गए। इसके कारण अंग्रेजों के सिपाही गांव में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगे, यहाँ तक कि उनकी फसल को भी जला दिया। अब क्या हुआ, जो जंगल और पहाड़ थे ये राजू के और आदिवासियों के देखे हुए थे। क्यों? क्योंकि इनका तो पूरा जीवन ही जंगलों में व्यतीत होता था। इन्हें पता है कि कौन सा पेड़ कहाँ है, कितनी ऊंचाई पर है, कितनी दूरी पर क्या क्या चीजें। और अंग्रेज सेना को तो पता नहीं था, अंग्रेज सेना को तो कमांड मिलता था, वो उस हिसाब से काम करते थे। तो जो राजू के जो सैनिक थे वो बड़ी फुर्ती से चारों तरफ छिप जाते थे। जैसे उन्हें पता लगता था इस क्षेत्र से, इस एरिया से अभी अंग्रेजी की सेना निकलेगी, तो वो चारों तरफ फुर्ती से जल्दी से जितना जल्दी हो सके छिप जाते थे पेड़ों के ऊपर। और जैसे ही उस इलाके से सैनिक निकलते, इतनी बड़ी सेना को भी ये लोग हरा देते थे। इतनी भारी भरकम सेना भी अपने आप को कमजोर महसूस करने लगती है, अर्थात इतनी बड़ी सेना भी इतने से मुट्ठी भर आदिवासियों के सामने हार जाती थी। राजू को क्या था, गांव-गांव का साथ था। ऐसा नहीं था कि राजू को सिर्फ एक ही आदिवासी के इलाके में जाना जाता था। अब राजू का पूरे गांव में सहारा था। यदि कोई राजू को ढूंढता था तो लोग बताते थे राजू को अंदर छुपा लेते थे। तो इस तरह से राजू को प्रत्येक घर से हेल्प मिली हुई थी। और यदि गांव के लोग किसी विद्रोही को शरण देते थे, अब विद्रोही मतलब होता है स्वतंत्रता सेना, विद्रोही मतलब होता है विद्रोह करने वाला। कौन सा आंदोलन? स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले आंदोलन। इसलिए इन विद्रोहियों को बुरा नहीं मानते। अब जो विद्रोही तैयार होते हैं वो तो आतंकवादी होते हैं, उनको तो पकड़ के मारा जाता है। तो ऐसे विद्रोहियों को जो स्वतंत्रता सेना में, जो स्वतंत्रता दिलाने में हमारे लिए आगे आए, उन विद्रोहियों को जब गांव की ओर जाना होता और कोई उनको ढूंढने आता तो गांव के लोग उनको अंदर अपने घरों में छिपा देते थे और बोलते थे हमारे घर में कोई नहीं है। तो लाख कोशिश कर ले, लेकिन अंग्रेज उन विद्रोहियों की खबर नहीं पा पाते थे। खबर नहीं पाना मतलब उनके बारे में कोई समाचार नहीं मिल पाता था कि वो लोग कहाँ हैं। फिर अंग्रेजों को एक तरकीब सूझी। अंग्रेजों को लगा ऐसे तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इनका एरिया है पूरा जंगल, और जंगल एरिया है और लोगों का इन लोगों को सहारा मिला हुआ विद्रोहियों को, तो ऐसे तो ये हमें पकड़ने नहीं आएंगे। अब हम बल से नहीं बुद्धि
काम लेने का तरकीब सुझाई उन्होंने सोचा कि आदिवासियों को लड़ाइयों में तो नहीं हरा सकते, क्योंकि आमने सामने तो है नहीं है, वो तो जंगलों में छुपकर पार करते और हम कुछ काम नहीं कर पाते, तो ऐसे तो इनको हरा नहीं पाएंगे। अब इन्हें हमें भूखा मारना होगा। यदि हम इनके खाने को, इनके राशन तो दूसरी जगह से आता है, तो यदि इनके आने वाले खाने को हम रास्ते में ही रोक दें, यदि इनके राशन को, रसद को हम वहीं रोक दें, तो भूखे मर जाएंगे। भूखे मर जाएंगे तो अपने आप ही आत्मसमर्पण कर देंगे। तो ऐसे युक्ति सोचकर उन्होंने जंगल में राशन लाने वाला जो रास्ता था उस पर ब्रिटिश सेना बैठ गई। अब राशन एक गांव से दूसरे गांव में नहीं जा सकता था, और इस तरह से धीरे धीरे लोगों के राशन खत्म हो गए, लोगों के बच्चे भूखे मरने लगे। और इतना ही नहीं, जो कारतूस, लड़ाई करने के लिए, बंदूक चलाने के लिए जो बारूद की आवश्यकता थी, वो बारूद भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। क्यों? राशन के साथ ही सामान आता था, और राशन ही आना बंद हो गया तो रास्ते ब्लॉक हो गए, तो अंदर का सामान धीरे धीरे खत्म होने लगा। और अंग्रेजों के सिपाही क्या करते थे? अब गांव के अंदर जाते थे ना, पहले तो वो विद्रोहियों को छुपा देते थे, अब सिपाही उनको मारते पीटते भी थे, और साथ में उनकी जो फसल होती थी, खेती होती थी, उसको भी जला देते थे। इतना उनके साथ अत्याचार फिर से होने लगा। आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी। आखिर कब तक तकलीफ बर्दाश्त की जा सकती थी? राजू के कुछ साथी पुलिस की पकड़ में आ गए। एक बार राजू भी पुलिस की गिरफ्त में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया। लोग परेशान होकर राजू के पास पहुंचते। राजू भी परेशान था, उसने अपना दुख देखा नहीं जाता। राजू ने सोचा, अगर मैं अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा तो अंग्रेज इन हजारों लोगों को रोज सताना बंद कर देंगे। उसने देखा 2 वर्षों में इतने लंबे संघर्ष के बाद लोगों की कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी नहीं रह पाई है, और अंग्रेज सरकार उन्हें भूखा मारकर ही छोड़ दिया। और जैसे ही अंग्रेजों ने उनका खाना पीना वाला जो रास्ता था, जिससे सामान आता था, उसको बंद किया, तो धीरे धीरे लोगों की हिम्मत टूटने लगी। हिम्मत टूटने मतलब उनके अंदर जो शक्ति थी, उनके अंदर जो ताकत थी लड़ने की, वो ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। कारण घर में आते थे, बीवी बच्चों को रोता हुआ देखते थे, भूख से बिलखता हुआ देखते थे, तो हर इंसान का दिल टूटता है, हर इंसान को तकलीफ होती है। तो इस तरह से ये लोगों के अंदर की हिम्मत टूटने लगी। और यह बात सही है, कब तक किसी तकलीफ को बर्दाश्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। कभी ना कभी तो वो तकलीफ से आदमी को टूटन, आदमी को अंदर ही अंदर उसका धैर्य कहीं ना कहीं तो जवाब दे ही जाता है। तो इस तरह से तकलीफों को सहते हुए राजू के जो कुछ सिपाही थे, वो अंग्रेज पुलिस की पकड़ में आए। और जैसे अंग्रेज पुलिस की पकड़ में आए, 2 लोग भी पकड़ में आते, तो धीरे धीरे पूरा दल पकड़ में आता है। तो इस तरह से राजू के सिपाही उसकी पकड़ में आए, और एक दिन तो उन्होंने राजू को भी पकड़ लिया। राजू बुरी तरह से जख्मी हो गया था। जख्मी मतलब घायल, अनेक जगह उसको जख्म हो गए थे, घायल हो गया था। और राजू, लोग बहुत परेशान थे, क्यों? क्योंकि उनके लीडर को पकड़ लिया था। अब हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लीडर ऑर्डर देता है तो लोग काम करते हैं, लेकिन लीडर ही पकड़ लिया गया, नेता ही पकड़ लिया गया, तो अब क्या काम करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोग बहुत परेशान है, राजू से मिलने जा रहे हैं, और राजू भी परेशान है। तो राजू ने मन ही मन में सोचा, ये कितने भोले लोग हैं, 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं, ना, 2 साल हो गए इनको संघर्ष करते करते, 2 साल से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, और इसी कारण से इन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगाया हुआ है, सब कुछ, अपना जीवन सामान सब दांव पे लगाया हुआ है। और अब यदि मैं इनके आगे आत्मसमर्पण कर दूंगा, ब्रिटिश लोगों के आगे, तो ब्रिटिश को तो मेरी ही जरूरत है ना, मुझे पकड़ लेगा, तो ब्रिटिश जब मुझे पकड़ लेगा तो इन लोगों को छोड़ देगा, इन लोगों को छोड़ देगा तो ये लोग छूट छूट कर अपने अपने घरों की ओर रवाना हो जाएंगे, तो घर पर रहकर फिर से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर सकेंगे। राजू ने तो अच्छा सोचा, लेकिन हुआ क्या? नहीं तो सरकार क्या करेगी, उनको भूखा मार कर ही छोड़ेगी। किसकी वजह से? राजू की वजह से, क्योंकि उन लोगों ने ये बोला हुआ था कि यदि लीडर पकड़ में आ जाएगा तो हम तुम सबको छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा कभी भी ब्रिटिश सरकार ने नहीं किया, कि जो कथन कहती थी उस कथन को करती भी थी। कथनी और करनी में बहुत अंतर रखती थी। यह सोचकर श्रीराम राजू अपने आप को अंग्रेजों के हवाले सौंपने चला। सेना के मेजर गुडाल मंपा गांव में डेरा डाले हुए थे।
राजू को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया गया। गिरफ्तारी की खबर सुनकर आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में वहां इकट्ठे होने लगे। जैसे ही राजू ने सोचा कि मैं आत्मसमर्पण कर दूं, सरेंडर कर दूं, तो ये औरों को छोड़ दिए। और ऐसा सोचकर राजू ने जो सेना के मेजर गुडाल थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा मेजर गुडाल का, यदि आप एसएसटी भी पढ़ते होंगे तो, मेजर गुडाल के आगे अपना समर्पण कर दिया मंपा गांव में। और जैसे ही राजू ने समर्पण किया, ब्रिटिश सरकार ने उसको गिरफ्तार किया। लोगों ने जैसे ही अपने लीडर की गिरफ्तारी सुनी, सारे लोग इकट्ठे होकर राजू को मिलने आने लगे, राजू के सामने इकट्ठे होने लगे। मेजर गुडाल मनी मन बहुत अधिक खुश हो रहा था। उसे कहाँ उम्मीद थी कि उनका शिकार खुद जाल में फंसने चला जाएगा। राजू मांग कर रहा था कि उसे कचहरी में पेश किया जाए। कानून के हिसाब से उसके साथ बर्ताव होकर गुडाल का कोई इरादा नहीं था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में राजू को अपनी जान बचाने का जरा भी मौका मिले। बस उसके इशारे पर एक सिपाही ने राजू पर गोली चलाई और उसका काम तमाम कर दिया। राजू किस लिए गिरफ्तार हुआ था कि हाँ मैं गिरफ्तार होऊंगा तो ये लोग मुझे कोर्ट ले जाएंगे और कोर्ट पे मौत तो दी जाएगी, तो मुझे कारावास हो जाएगा, इन सब लोगों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वो क्या था, मेजर गुडाल ने देखा, अरे वाह, मेरा शिकार खुद मेरे पास चल गया। 2 साल से जिसे हम ढूंढ रहे थे, 2 साल से हम जिसे पाने की कोशिश कर रहे थे, जो हमें किसी भी कीमत पर मिलने को तैयार नहीं था, वह आज हमारे पास चल रहा है। बहुत खुश हुए। गुडाल गुडाल के पास आया तो अब श्री राम सोच रहे हैं, श्री राम बार-बार उनको कह रहे हैं, किसको, गुडाल को, आप मुझे कोर्ट में पेश करें, जज के सामने लेकर जाए, जज जो फैसला देगा मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन गुडाल उसकी बिल्कुल नहीं सुनता है। क्यों सुनेगा, उसे पता है कोर्ट में जाएगा तो बच जाएगा। इसलिए गुडाल अपने एक सैनिक को इशारा करता है, सैनिक गोली चलाता है और गोली चलाते ही वो जो राजू थे उनका काम तमाम हो जाना अर्थात खत्म हो गए, मर गए। इस तरह अल्लूरी श्रीराम राजू अपने लोगों की खातिर शहीद हुआ। इसके बाद कोया आदिवासियों का आंदोलन टूट गया, पर अंग्रेज सरकार ने अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया था। वे समझ गए कि आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती। जब से आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष कोशिश करने का फैसला हुआ। अपने देश के इतिहास में कोया आदिवासियों के अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित की। इस तरह अल्लूरी श्रीराम राजू ने अपने आप को अपने देश के लिए शहीद कर दिया। शहीद का क्या मतलब होता है, कुर्बानी के देना। शहीद का मतलब होता है अपने आप को हमने अपने लिए जिंदगी नहीं जी, हम अपने देश के लिए जिंदगी जी। आप और हम शहीद नहीं होते, मरते हैं। वीर सैनिक जो होते हैं वो शहीद होते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी जिंदगी वो देश के नाम कर देते हैं। और जब देश के नाम विरोधी सेना से लड़ाई करते हैं, शत्रु सेना से लड़ाई करते हैं और वहां पर मरते हैं, वीर गति को प्राप्त करते हैं, तो उस वीर गति को शहीद होना पड़ेगा। तो इस तरह से अल्लूरी श्रीराम राजू, जो कि कोया आदिवासियों के नेता थे, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, उन्होंने आज अपना जीवन शहीद कर दिया इन लोगों के लिए। इसके बाद कोया आदिवासियों का जो आंदोलन चल रहा था स्वतंत्रता के लिए टूट क्यों गया? क्योंकि उनका नेता मर गया था। लोग थक गए थे लड़ाई करते करते, उनका नेता मर गया था, इसलिए टूट गया। लेकिन अंग्रेजी सरकार को उन्होंने अच्छा खासा बहुत बढ़िया पाठ पढ़ा दिया कि किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। यदि आदिवासी हैं, भोले भाले हैं, शहर के लोग नहीं है, तो भी ये नहीं समझना चाहिए कि इनके ऊपर आप जैसा चाहो वैसा बर्ताव कर सकते, आप जैसा चाहो वैसा इन लोगों को घुमा सकते हो। अन्याय के खिलाफ बोलने की सबको जरूरत है। ये बात उन लोगों को समझ में आई कि आज नहीं तो कल हमें भारत छोड़ना ही पड़ेगा। कारण यहाँ का विद्रोह प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक जन के मन में है। तो मन के अंदर होने के कारण ये छोटे बच्चे से लेकर बड़ा भी आदमी यही चाहता है कि भारत से हम लोग जाएं, तो आज नहीं तो कल हमको जाना ही पड़ेगा। यह बात, यह सबक उन्हें समझ में आ गया और इस तरह से उन्होंने अपनी मनमर्जी को नहीं चलने दिया और आदिवासियों के हित की रक्षा के लिए अनेक काम किए। इस तरह से आदिवासी, कोया आदिवासियों की स्वतंत्रता के प्रति की गई लड़ाई, अन्याय के खिलाफ लड़ा गया आंदोलन, यह एक मिसाल के
मिसाल मतलब होता है एक उदाहरण देते लोग कि देखो कोई आदिवासियों को जिनके पास कुछ नहीं, उन्होंने अपना सब कुछ लगाकर इस संसार के लिए, इस संसार में अपने जीवन को धन्य बनाया, अपनी मातृभूमि के लिए मर गए, अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। समझ में आया आपको? इस तरह से कोई आदिवासियों के बारे में इसमें बताया गया। हम एक दो चार शब्द आप लिख लेते हैं, लिखे तरकीब, उपाय, और इसमें सिर्फ मुहावरे दी जाते हैं। मिसाल, उदाहरण, ये इस तरह से एक और लिखो खातिर यानी के लिए, खातिर के लिए होता है, खातिर मतलब के लिए, और खातिर का मतलब सम्मान भी होता है, उसमें मेरी खातिरदारी की खातिर होता है ना, खातिर की सम्मान, तो यहाँ पर के लिए की जाएगी। ठीक है, इस तरह से आज मैंने यहाँ पे चैप्टर पूरा किया। इसमें भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के लोगों के बारे में बात है, जोश से भरा हुआ है, कहानी है, चकमक से ली गई है। इस तरह से इस पाठ को हमने खत्म किया। अब मैंने आपको कल भी बताया था, आप जो ये चित्र है, इस चित्र को बनाते हुए शब्दार्थ लिखेंगे और कल हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे और मैं मुहावरों के बारे में आपसे बात करूँगी। थैंक यू।